मेरा जो पहला प्रश्न है, मैं प्रोफेसर अजीत झा साहब से हम लोगों की बात हुई थी, आप लोगों की बात सुन के फिर वो एक अपनी बात, क्योंकि वो एक शिक्षक की दृष्टि से हम लोगों को बताएंगे कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है। ये चाइना का न्यू लैंड बॉर्डर लॉ एक कभी आया है, अनिल जयसिंह साहब, इसके बारे में आप या कोई एक आदमी थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा ब्रीफली बता दें कि क्या लैंड बॉर्डर लॉ आया है, इसका क्या मतलब है, इसके माने क्या है? देखिए, ये अगर आप देखें तो चीन का कहना है कि ये लैंड बॉर्डर लॉ हमारा अंदरूनी मामला है, इससे बाहर से अंतर्राष्ट्रीय इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ। पर अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें चीन की ये कोशिश है कि कहने की कि भाई इतना हिस्सा तो भारत का भी हमारा ही है। तो उस तरीके से देखें, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो लैंड बॉर्डर लॉ चीन के हिसाब से जो हिस्सा वो अपने इंडिया में क्लेम करते हैं वो भी उनका ही है। तो वहां पे वो उनको ऑटोनॉमी दी गई है कि हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं और कोई कुछ कह नहीं सकता हमको, क्योंकि हमारी टेरिटरी है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत चिंताजनक बात है भारत के लिए। आपने देखा कि एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश पे वो उन्होंने गांव बना दिए हैं। अभी अभी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये हमारी तरफ है एलएसी के या एलएसी की दूसरी तरफ है, इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ है। और इसके ऊपर आपने देखा कि सीडीएस में और एमईए में भी तालमेल नहीं था इसकी ओपिनियन के ऊपर। और जहां तक मिलिट्री ओपिनियन है कि उन्होंने बोला है कि उन्होंने कोई ट्रांसग्रेशन नहीं किया है और एलएसी के उस तरफ है। एमईए ने उसको बोला है कि नहीं हमारी तरफ आ गए हैं वो और आते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी सिचुएशन है, भारत को बड़े केयरफुली इस लैंड बॉर्डर लॉ को समझना पड़ेगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है भारत के लिए वो समझना पड़ेगा, और अपना रिस्पॉन्स बड़े केयरफुली कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हम ना तो उस तरफ बोल सकते हैं कि हम ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे, पर और ना हम हाथ पे हाथ धर के बोल सकते हैं नहीं हमसे इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे साथ उसका लेना देना है। और जितना हम देर करेंगे उसको समझने में, उतनी हमको दिक्कत होगी बाद में इसको कुछ भी इसके खिलाफ करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है जी। चीन की तो हमको पॉलिसीज मालूम है। जहां तक एलएसी का सवाल है, आपने देखा पिछले साल से वो एक एक्टिव पेटिशन कर रहे हैं हमारे साथ कि युद्ध नहीं करेंगे, थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम रखेंगे, पर हम वो एलएसी के 3,000-3,500 किलोमीटर पे प्रेशर के अंदर रखेंगे। कभी उत्तराखंड में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी कहीं। क्या उनका अभी कोई इरादा नहीं हो कि असल में जाके वो जमीन ले लें? अभी आपने देखा भूटान के साथ डोकलम में अब भूटान के साथ उन्होंने रिलेशन इंप्रूव किए हैं। इसके ऊपर भी भारत के लिए बहुत एक सीरियस इम्प्लीकेशन है। अगर भूटान ने उनको डोकलम में स्थापित होने अलाउ कर दिया या किसी वजह से आ गए, तो हमारा तो पूरा वो नॉर्थ ईस्ट का वो जो जिसको वो चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से चीन जो भी अभी एक्शन ले रहा है, उसमें बॉर्डर का कहीं भी कॉनोटेशन आता है, उसको भारत को बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा और टाइम पे रिएक्ट करना पड़ेगा। हम डिप्लोमेसी के चक्कर में ये नहीं कह सकते नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है कि भाई हम बोल रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ, चीन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उस इमोशन में आके हमको नहीं इसको हैंडल करना है, हमको इसको बड़े प्रैक्टिकली हैंडल करना है, राइट लेवल पे रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ा हमको भी अपना एग्रेशन, जब मैं एग्रेशन कहता हूँ ये नहीं कहता कि हम गोलियां चलाएं, पर थोड़ा हमको भी अपना पॉजिटिव और अग्रेसिव स्टांस रखना है कि हम किसी भी हालत में आपकी ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये हमारे को मंजूर नहीं है। तो लैंड बॉर्डर लॉ की इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए और इंडिया को इसको समझना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि आज अनिल जयसिंह साहब, मेरा आपसे प्रश्न है, दुनिया आज जहां खड़ी है वहां एक्सपेंशन से ज्यादा व्यापार इज द इशू, इज द की इशू, कि कहां से व्यापार ज्यादा होगा। आप चूंकि नेवल उससे आते हैं और आपने कई बार हम लोगों के शो में समझाया है कि चीन अपने व्यापार को कवर करने के लिए अपनी नौसेना को बहुत मजबूत कर रहा है, कि जिससे वो सारा व्यापार नौसेना उसके थ्रू होता है, मतलब सी के थ्रू होता है, उसको वो मजबूत कर रहा है। अब एक चीज हम लोगों को यह भी समझने के, आपसे समझना है कि क्या क्या व्यापार मुख्य मुद्दा है कि उसने यहां कब्जा कर लिया या वहां कब्जा कर लिया, ये मुख्य मुद्दा है? क्योंकि अगर व्यापार मुख्य मुद्दा है तो आप दूसरे ढंग से बात करेंगे, अगर जमीन मुख्य मुद्दा है तो आप दूसरे ढंग से बात करेंगे। जयसिंह साहब, आपको क्या लगता है चीन के विद रेफरेंस टू चीन? देखिए, विद रेफरेंस टू चीन, अगर आप मैरिटाइम डोमेन देखें तो चीन कोई इंडिविजुअल नेशन के अगेंस्ट एक्शन लेने में नहीं तुला हुआ है। उसने मैरिटाइम डोमिनेंस उसकी पॉलिसी है। अब जो मैरिटाइम डोमिनेंस के उसके रास्ते में आएगा वो उसके साथ भिड़ेगा या जो भी करेगा।
तो आप देखिए उसने साउथ चाइना सी को किस तरीके से डोमिनेट किया है पिछले 10 साल में। धीरे धीरे शुरू किया, 9 डैश लाइन बनाई, बोला हिस्टोरिकल क्लेम है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू किए, हर एक कंट्री के साथ मैरिटाइम डिस्प्यूट से एक भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया। फिलीपींस के अगेंस्ट जब फिलीपींस के फेवर में जब 2016 की रूलिंग दी गई, उसको बोला ये तो हम मानते ही नहीं है। ये सब उसका इकोनॉमिक, एक तरीके से इकोनॉमिक रीजन है। नहीं तो एक्स्ट्रा पानी लेके वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सी लेके क्या करेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी रिसोर्सेज में बहुत रिच है, वहाँ ऑयल एंड गैस के लोग कहते हैं बहुत रिजर्व है। तो जब तक चाइना उसको पूरा डोमिनेट नहीं करता है, वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, उसको अपना टेरिटोरियल सी बनाने के चक्कर में। अब आप अगर और पश्चिम की तरफ आए तो आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के उसने 3 तरीके ढूंढे हैं। पहली बात तो उसने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्रिएट किया है, जो चाइनीज मेनलैंड को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, और इसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिक जगहों पे इसने अपना पोर्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया है, और कंट्रीज का, जिसको हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें उसके चुंगल में फंसाया है। हर एक लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग इसमें कोई खतरा नहीं देखते, वो बोलते हैं ये तो इकोनॉमिक मेजर है। चाइना कोई मेजर खाली इकोनॉमिक नहीं करता, उसकी एक बहुत डीप स्ट्रेटेजिक अंडरपिनिंग्स है उसके हर एक इकोनॉमिक मेजर की, और एक मिलिट्री डायमेंशन है। आप देखिए जिबूटी में उसने पोर्ट बनाया है, अब उस बेस बनाई, पहले उस बेस में 10,000 आदमी पोजीशन किए, अब वहां जो जेटी बनी है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर बेस करने के लिए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उसके पास है नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर अलग बन रहे हैं, पर जब तक वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होंगे, उसकी बेस और उसकी जेटी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेने के लिए तैयार होगी। आप देखिए ग्वादार में क्या हो रहा है। ग्वादार में वो पाकिस्तान को 4 डिस्ट्रॉयर और 8 सबमरीन सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान को इतनी पावरफुल नेवी की कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा उनका कोस्टल मैरिटाइम वो ही नहीं है, पर ये कल को वो यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब उसका प्रॉक्सी स्टेट बन जाएगा, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दबाव में आके, तो यही जहाज जो चाइना आज पाकिस्तान को दे रहा है, यही वो इस्तेमाल करेगा, चाहे भारत के खिलाफ करे या अपने और इकोनॉमिक रीजंस के लिए करे, पर वो इंडियन ओशन की डोमिनेंस के लिए करेगा। अगर आप थोड़ा उत्तर की तरफ आए और देखें मलक्का स्टेट्स में क्या हो रहा है, मलक्का स्टेट्स में वो जानता है कि भारत हावी है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो वो जानता है, वो उसका एक वीक पॉइंट है, जिसको वो मलक्का डिलेमा कहता है, क्योंकि चाइना का 40% ट्रेड और 60% ऑयल मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू जाता है। जापान का भी जाता है, सबका जाता है, पर चीन को अपने ऑयल और एनर्जी की सबसे ज्यादा चिंता है। तो वो अब अपनी फोर्सेस ऐसे पोजीशन कर रहा है कि कल को अगर दिक्कत आए उसके ट्रेड को, तो उसकी नेवी वहां पे प्रेजेंट होगी उस दिक्कत को दूर करने के लिए। और एक और चीज जो वो कर रहा है, वो स्ट्रेटेजिक मूव जो है कि इंडियन ओशन से डायरेक्टली चाइनीज मेनलैंड को कनेक्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बर्मा के थ्रू। तो बे ऑफ बंगाल से भी उसको रास्ता मिल रहा है और अरेबियन सी से भी रास्ता मिल रहा है सीधा चाइनीज मेनलैंड पे जाने के लिए। सब जानते हैं इकोनॉमिकल नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक है। तो जहां तक भारत का सवाल है, भारत के ऐसा चीन भारत के खिलाफ कोई नौसैनिक एक्शन नहीं लेगा, पर वो भारत को ये जरूर साबित करने की कोशिश करेगा, इंडियन ओशन में आपकी जो सुपीरियोरिटी है उसको मैं धक्का लगा सकता हूँ। अगर आप देखें अब इतना कुछ हो रहा है लैंड बॉर्डर पे, मैरिटाइम डोमेन में उसने भारत के खिलाफ ना कोई एक्शन लिया है और ना भारत के खिलाफ कुछ बोला है। हाँ, अपनी कोशिश की है कि मालदीव्स में अपना रेजिम लगा दें, कोलंबो को कर लें, वो दूसरी बात है, वो डिप्लोमेसी, उसकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, वुल्फ बॉर्डर डिप्लोमेसी है। पर मैरिटाइम में वो इंडिविजुअल कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहा है, वो एक मैरिटाइम डोमेन को टारगेट कर रहा है, और उसका अल्टीमेट एम है इकोनॉमिक डोमिनेंस। अगर वो जिसको हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, जो अभी प्रेजेंट है, चीन बोल रहा है ये किसने बनाया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, क्यों मैं इसको फॉलो करूं, मैं बनाऊंगा अगला रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सब जानते हैं अगर वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चीन के हाथ में आ गया तो चीन क्या करेगा उसके साथ। पर चीन का कहना ये है कि ये हमारा पानी है, ये हमारा एरिया है, यहाँ बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। और जहां तक हिंद महासागर का सवाल है, इंडियन ओशन का, वहां उसका एम बड़ा क्लियर है, उसको इंडियन ओशन डोमिनेट करनी है 2035 तक। जैसे जनरल अस्थाना से मैं पूरी तरह सहमत हूं जो उन्होंने ओवरव्यू दिया, 2035 तक जब उसकी मिलिट्री और उसकी नेवी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री होगी और सर्वश्रेष्ठ नेवी होगी, वो तब हमारे ऊपर दबाव डालेगा। और जैसा आपने कहा, हम क्या कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम एलपीडी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है। हर एक चीज नेवी में ये कहते हैं ना, इट टेक्स 3 years टू बिल्ड अ शिप एंड 300 years टू बिल्ड अ नेवी। क्यों कहते हैं ये?
क्योंकि नेवी ये नहीं होता कि एक शिप बन गई और शिप खड़ी हो गई तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप चीन का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी बन रहे हैं, जब ये एक बार तैयार हो गए तो एक कैरियर बैटल ग्रुप चीन का इंडियन ओशन में परमानेंटली बेस होगा, ये सब कह रहे हैं, नेवल चीफ कह चुके हैं। तो भारत क्यों नहीं अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा? क्योंकि अगर आज हम वो ऑर्डर प्लेस करेंगे किसी शिपयार्ड में, 15 साल लगेंगे उस कैरियर को ऑपरेशनल होने में, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं ये बात। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ जनरल अस्थाना से, न तो हमने आज तक कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रोमलगेट की है। आपको मालूम है ओशन डिपार्टमेंट से ही 27 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ओशन के साथ डील करती हैं इंडिया में, और कोई सहमति नहीं है। सबकी प्रायोरिटी फर्क है, कौन कितना एफर्ट देना चाहता है, कौन कितना अपना बजट का शेयर देना चाहता है उनके मैरिटाइम इंटरेस्ट में। नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की बात हम कई सालों से सुन रहे हैं, पर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ एक नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये सब चीजें हैं, हमारे पास एक व्हाइट पेपर नहीं है डिफेंस पे। आज तक 75 साल में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तो बहुत दूर की बात है, हम एक व्हाइट पेपर नहीं निकाल पाए डिफेंस में। हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं। कोई बता सकता है कि टू फ्रंट वॉर का मतलब क्या है? कितना फ्रंट है, कितना बड़ा फ्रंट हम ले सकते हैं दो तरफ, कितने हम ट्रूप्स कमिट कर सकते हैं, कितने दिन की युद्ध के लिए हम तैयारी कर सकते हैं टू फ्रंट पे? दोनों मेजर ऑपरेशन होंगे, एक मेजर ऑपरेशन होगा और एक माइनर ऑपरेशन होगा? कहाँ लिखा है ये? किसने इसकी बात की है? ऐसे बहुत टू फ्रंट वॉर पॉपुलर हो गया तो सब टू फ्रंट वॉर शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक टर्म मिल गया था इनको। तो जब तक हम ये अपनी स्ट्रैटेजी मैरिटाइम डोमेन में क्लियर नहीं करेंगे, और ये जो सागरमाला और सागर और इतने सारे जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर प्रोमलगेट करते रहते हैं, जब तक इनको, जिसको हम कहते हैं वॉक द टॉक नहीं करेंगे, जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट होना है, लोग सवाल उठाएंगे थोड़े दिन के बाद, बोलेंगे जी बोलते हैं पर करने के टाइम पे ये चूक जाते हैं, इनके पास है नहीं वेयर विद ऑल करने का। तो हम उस स्थिति में, और चीन इसका पूरा फायदा उठाएगा मैरिटाइम डोमेन में अगले 10 और 15 साल में। लास्ट वर्ड अनिल जयसिंह साहब आपसे, बस लास्ट वर्ड, वी विल क्लोज विद दैट, टाइम हम थोड़ा ओवररन कर रहे हैं। हमारे पास, जैसे उन्होंने कहा, टिबेट का एक कार्ड है हमारे पास, और अगर वो तंग कर रहा है तो हम एक कार्यक्रम में शायद आपसे या किसी से कहे थे 26 जनवरी को इस बार व्हाई नॉट दलाई लामा शुड बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन आरडी परेड, व्हाई नॉट? मैंने ऐसे ही कहा था, ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है, इसको रियलिटी पे लाने में क्या दिक्कत है? दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं, नोबेल प्राइज से जीते हुए हैं, दुनिया में रिस्पेक्टेड लीडर है, उनको बनाने की क्या दिक्कत है? अनिल जयसिंह साहब, इससे मैं आपसे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपको लाल आंख दिखानी है तो दलाई लामा से बड़ा कोई गेस्ट नहीं हो सकता रिपब्लिक डे परेड के लिए, वो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पर जैसे अभी तक निकला है इस 1 घंटे की वार्तालाप में, क्या हमारी विल है इतना बोल्ड स्टेप लेने की? क्या पेड है कि चाहे चीन जो भी हमारे खिलाफ तो उसके बाद क्रिटिसिज्म करेगा हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई इंडिकेशन मिला नहीं है कि हम इतना बोल्ड स्टेप लेंगे जिसमें हम इतना प्रोवोक कर सकते हैं चीन को कि हम दलाई लामा को चीफ गेस्ट बना दें रिपब्लिक डे के लिए। पर मैं आपसे सहमत हूँ कि हाँ, अगर हमको चीन को सचमुच लाल आंख दिखानी है और बोलना है कि हम भी इंडिपेंडेंटली उतने ही उसी कॉइन पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जिस पे आप हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप होगा।